आपका अवचेतन मन कभी कभी उद्देश्य सूचक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया का काम काज देखता है। उद्देश्य सूचक मन का माध्यम आपकी पांचों इंद्रियां हैं। दैनिक जीवन की बातों, अपनी आसपास की समस्याओं के संबंध में उद्देश्य सूचक आपका मार्गदर्शक और निर्देशक होता है। आपका ज्ञान पांचों इंद्रियों के जरिए होता है। आपका मन देखकर, अनुभव करके और जानकारी लेकर ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि मैंने पिछले ऑडियो में बताया है कि उद्देश्य सूचक मन का महत्वपूर्ण काम तर्क करके समझना है। मान लीजिए कि मुंबई आने वाले हजारों यात्रियों में से आप भी एक हैं। आप इस शहर को देखकर ये कह सकते हैं कि आपने यहाँ सुंदर पार्कों, बगीचों और बड़े बड़े भवनों तथा खूबसूरत घरों को देखा, और देखने के बाद आपका ऐसा कहना है कि ये एक भव्य और सुंदर शहर है। ये काम आपने उद्देश्य सूचक मन के माध्यम से किया है। कभी कभी आपके अवचेतन मन को विषय सूचक कहा जाता है। आपका विषय सूचक मन आपके आसपास के वातावरण को पांच इंद्रियों को छोड़कर एक दूसरे माध्यम से देखता है, जिसे अंतर ज्ञान अर्थात आत्मिक ज्ञान या छठे इंद्रिय भी कहते हैं। ये अपनी भावनाओं, संवेदनाओं के अतिरिक्त अपनी स्मृतियों का स्टोर हाउस है। आपका विषय मूलक मन उस समय सबसे ज्यादा कार्य करता है जब आपका उद्देश्य सूचक मन नहीं रहता। दूसरे शब्दों में ये वो बुद्धि है जिसका चमत्कार तब होता है जब आपका उद्देश्य सूचक मन निलंबित या सोया हुआ रहता है। विषय सूचक मन को देखने के लिए आंखों की या किसी और प्राकृतिक इंद्रिय की जरूरत नहीं होती। उसके पास जो सामने नहीं है और जो सामने नहीं है उसे सुनने की क्षमता होती है। अर्थात वो जो चाहता है वो देख सकता है, जो सुनना चाहता है उसे सुन सकता है। वो आपके शरीर को त्याग कर दूसरे स्थानों, दूसरे देशों की यात्रा कर सकता है और वहां से जानकारी ला सकता है जो हूबहू सत्य होती है। मनोवैज्ञानिक इसे स्ट्रे ट्रैवलिंग कहते हैं। विषय सूचक मन के जरिए आप दूसरे की भावनाओं एवं विचारों को पढ़ सकते हैं। आप बंद लिफाफे के पत्र का विषय पढ़ सकते हैं, तिजोरी में बंद कागजों के विषय जान सकते हैं। आपका विषय सूचक मन किसी संचार साधन के बिना दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी प्रार्थना का सही प्रयोग करने के लिए उद्देश्य सूचक और विषय सूचक मन के बीच संबंध या आदान प्रदान को भली प्रकार समझ लें। आपका अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं कर सकता, इसलिए यदि आप उसे गलत सुझाव देंगे वो उसे सच मानकर अपना काम शुरू करके उन्हें दशा, अनुभव या घटनाओं के रूप में पेश कर देगा। आपके साथ जो बातें हुई हैं वे आपके विचारों की छाप के आधार पर हुई हैं, जो अपनी अवस्था के अनुकूल आपने अवचेतन मन को दिए हैं। यदि आपने अपने अवचेतन मन को अशुद्ध या गलत विचार प्रेरित किए हैं और उन्हें आप हटाना चाहते हो, तो उनके स्थान पर रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं, जिससे आपका अवचेतन उसे स्वीकार करता है। इस प्रकार विचारों और जिंदगी की एक नई और स्वस्थ आदत डालें, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदतों का कार्य स्थल है। आपके अवचेतन मन के रोजमर्रा के विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से उतरकर एक आधार बना लेते हैं। यदि आपके दैनिक जीवन के विचार सौहार्दपूर्ण, शांतिमय और रचनात्मक हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। यदि आप भय, परेशानी और विचारों के अन्य प्रकार के विध्वंसात्मक स्वरूप में मशगूल रहे हैं, तो इसका उपाय यह है कि अवचेतन मन की दैवी शक्तियों को याद करें और स्वतंत्रता, सुख तथा संपूर्ण स्वास्थ्य का आदेश दें। आपका अवचेतन मन चूंकि रचनात्मक है तथा दैवी शक्ति से परिपूर्ण है, वो स्वतंत्रता और खुशी की रचना करना शुरू कर देगा जिसका आपने आदेश दिया था। अब तक आप जान चुके होंगे कि आपका चेतन मन आपके दरवाजे पर खड़ा चौकीदार है और उसका पहला काम आपके अवचेतन मन की झूठे प्रभावों से रक्षा करता है। आप अब मन के बुनियादी नियमों में एक नियम को जान चुके हैं। आपका अवचेतन मन सुझाव को तुरंत ग्रहण कर लेता है और आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन तुलना नहीं कर सकता, विपरीत नहीं सोच सकता। न तो वो तर्क कर सकता है और न ही खुद अपने से सोच पाता है। अंतिम क्रिया आपका चेतन मन करता है। अवचेतन मन केवल चेतन मन की ओर से प्रेषित प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप काम करता है। वो अपने काम में कोई परिवर्तन नहीं करता। सुझाव की शक्ति कितनी प्रबल होती है, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। मान लें कि आप पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं
और आपको वहां पर एक डरपोक जैसा दिखने वाला यात्री दिखाई देता है। आप उससे कहते हैं, लगता है आप बीमार हो, आपका चेहरा पीला जर्द हो गया है, मुझे डर है कहीं आपको सी सिकनेस ना हो जाए, चलिए मैं आपको आपके कैबिन तक पहुंचा देता हूं। यात्री सचमुच में पीला पड़ने लगता है। आपका सी सिकनेस का सुझाव उसके डर में मिल जाता है। वो आपका सहारा लेकर अपने कैबिन में लेट जाता है और वहां आपका नकारात्मक सुझाव अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस यात्री ने आपके सुझाव को स्वीकार कर लिया और सच में वो कारगर होने लगता है। ये सच है कि एक सुझाव की प्रतिक्रिया विभिन्न लोगों में अपने अवचेतन मन की अवस्थाओं के अनुकूल विभिन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक दया से अभिभूत होकर जहाज के नाविक से कहते हैं, प्रिय दोस्त, आप बीमार लग रहे हो, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि आपको सी सिकनेस होने जा रही है। अपने सुझाव के अनुकूल वो आपके जोक पर या तो हंस देता है या आपको देखकर चिढ़ जाता है। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सी सिकनेस के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था कि वो उसे हो ही नहीं सकती। इसलिए उसके मन में भय या चिंता के स्थान पर आत्मविश्वास दिखाई दिया। डिक्शनरी में सुझाव की व्याख्या क्रिया या मन में या मानसिक प्रक्रिया में कुछ रख देना है, जिसके जरिए सुझाए गए विचार को स्वीकार कर उस पर कार्यवाही शुरू हो जाती है। आपको याद रखना है कि कोई भी सुझाव अवचेतन मन में चेतन मन की स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं रख सकता। दूसरे शब्दों में, चेतन मन वो शक्ति है जो किसी भी सुझाव को रद्द कर सकती है। नाविक के उदाहरण में उसे सी सिकनेस का भय नहीं था, उसे विश्वास था कि वो बीमारी उसे हो ही नहीं सकती, और नकारात्मक सुझाव में वो शक्ति नहीं थी जो उसके विश्वास को भंग करके उसमें भय पैदा कर सके। सी सिकनेस का सुझाव इससे पहले वाले यात्री पर कारगर हो गया, क्योंकि उसमें सी सिकनेस का भय समाये बैठा था। हम में से प्रत्येक के अपने अंतर मन में भय होते हैं, अस्थायी एवं विचार होते हैं, और अंतर मन की ये धारणाएं हमारे जीवन में अपनी भूमिका निभाती है। एक सुझाव की अपनी कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि उसे मानसिक रूप से स्वीकार नहीं कर लिया जाता। इसी कारणवश अपनी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रवृत्ति के अनुसार सीमित या नियंत्रित रहती है।